अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अनमैनेज कोड के बारे में। डॉट नेट फ्रेमवर्क में अनमैनेज कोड क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेज कोड के बारे में। तो अनमैनेज कोड का अगर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लें तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूट होता है। मैनेज कोड में अगर हमने बात की थी तो उसमें हमने ये बात की थी कि वो CLR के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये जो हमारा अनमैनेज कोड होता है ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूट होता है। इसमें किसी भी रन टाइम एनवायरनमेंट के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि अनमैनेज कोड की एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट पूरी तरह से डेवलपर्स पर डिपेंड करती है। यानी ये सारा कुछ एग्जीक्यूशन वगैरह सब कुछ होता है वो डेवलपर के हैंड्स में होता है, अब CLR के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ, अब हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आता है व्हाट इज़ द मैनेज कोड। तो मैनेज कोड वो कोड है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के CLR के अंडर नहीं बल्कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि इस कोड की मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी चेक्स और टाइप सेफ्टी को हैंडल करने के लिए कोई रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं होता है। ये कोड टिपिकली C या C++ या जो भी असेंबली लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करती है और डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर इसका हम लोग डिफरेंस देखें मैनेज कोड में, तो मैनेज कोड में हमने ये डिस्कस किया था कि वो कोड जो हमारे CLR के थ्रू रन होता है, यानी सबसे पहले एक हाई लेवल लैंग्वेज हमने कोड लिखा होता है, फिर उस कोड को कंपाइल किया जाता है। जब वो कंपाइल होता है तो वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। फिर जब वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज को हम लोग एक कंपाइलर, जिसको हम जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहते हैं, फिर वो कंपाइलर के थ्रू वो एक नेटिव मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो नेटिव मशीन कोड के बाद जाके हार्डवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। यानी मैनेज कोड में प्रॉपर तरीके से हम लोग हर चीज़ को मैनेज करते हैं। उसमें हम लोग मेमोरी की एलोकेट, डी एलोकेट से लेके उसमें हम लोग सिक्योरिटी चेक्स और टाइप सेफ्टी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारा जो अनमैनेज कोड होता है इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली CLR की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो होता है अंडर रन होता है। इसमें हमें किसी किस्म की ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, सिक्योरिटी चेक्स इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें तो हम लोगों ने बात की थी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती थी, जैसे हमारा C# था, VB.NET था, F# था। लेकिन इसके अंदर जो आती है वो कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे C है, C++ है, असेंबली, जिसमें हम सिर्फ कोड लिखते हैं और वो डायरेक्टली जाकर हमारे उस पर रन हो जाता है। अब अगर इसके रोल्स और बेनिफिट की बात करते हैं अनमैनेज की, तो ये सबसे पहला आता है कि डायरेक्ट एक्सेस हार्डवेयर एक्सेस होता है। यानी अनमैनेज कोड को डायरेक्टली हार्डवेयर या सिस्टम रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। ये चीज़ हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन जैसे ड्राइवर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, इसके लिए ज़रूरी होते हैं, जहां डेवलपर्स को लो लेवल के हार्डवेयर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो अनमैनेज कोड होता है ना, क्योंकि अनमैनेज कोड डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए CLR के ओवरहेड से बचा रहता है। यानी ये चीज़ अनमैनेज कोड को हाई परफॉर्मेंस और लो लेटेंसी एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाती हैं। जहां मैनेज कोड कुछ एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वहां अनमैनेज कोड भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जो हमारे एप्लीकेशंस होती हैं, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस होती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो अनमैनेज कोड में डेवलपर्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे मेमोरी को एलोकेट और मेमोरी को डी एलोकेट करें, टाइप कन्वेयर कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये टोटली जो होता है डेवलपर्स के हैंड में होता है, और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी इस चीज़ में अनमैनेज कोड में देखी जाती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एडवांस और कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में फ़ायदेमंद होती हैं। अगर हम लोग उसके बाद इसका बेनिफिट्स या इसके रूल्स की बात करते हैं, तो ये लेजेंसी कोड कंपैटिबिलिटी, यानी अनमैनेज कोड यूज़ करते हुए आप पुरानी या लेजेंसी सिस्टम और लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क से पहले की प्लेटफॉर्म पर डेवलप की गई थी। अब ये लेजेंसी सिस्टम और एप्लीकेशन को सपोर्ट को मेंटेनेंस और इसको आसान बनाती है। ठीक है, इसको इजी बनाते हैं, को इसको सपोर्ट करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं एप्लीकेशंस को। उसके बाद हमारे अनमैनेज कोड की कुछ लिमिटेशंस आती हैं। जैसे अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो अनमैनेज कोड में मेमोरी मैनेजमेंट डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, टोटली डेवलपर्स मैनुअली इसको मैनेज करता है।
ठीक है, अगर मेमोरी को सही तरह से हैंडल नहीं किया जाएगा तो ये मेमोरी लीक्स या बफर्स ओवरफ्लो जैसे इश्यूज पैदा कर सकता है, जो सिस्टम की स्टेबिलिटी और इसकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकता है, इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप सेफ्टी की, यानी जो चीज़ें हमारे मैनेज कोड में बेनिफिट्स थी, जहाँ पे उसके एडवांटेजेस थे, वहाँ पर ये चीज़ें इस अनमैनेज कोड में लिमिटेशंस में होती है, क्योंकि ये वहाँ पे डेवलपर्स के हैंड में कुछ नहीं था, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा था। लेकिन ये चीज़ टोटली कैसे मेमोरी को एलोकेट करना है, कैसे डी एलोकेट करना है, ये टोटली हमारे डेवलपर्स के मैनुअली हैंड में होता है, यानी मैनुअली इसको मैनेज करता है। उसके बाद टाइप सेफ्टी की बात करते हैं तो अनमैनेज कोड में टाइप सेफ्टी CLR के थ्रू इन्फोर्स नहीं होती है। वहाँ पर ये देखा जाता था कि हमारे पास कहीं मेमोरी का टाइप सेफ्टी का कहीं टाइप जो डाटा टाइप्स होते हैं उनका मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, कहीं जो इंट में लिखा गया होता है उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की है कहीं वो स्ट्रिंग पास तो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, डेवलपर को खुद इस बात को इंश्योर करना पड़ता है कि डाटा टाइप का सही तरीके से यूज़ हो रहा है, वरना टाइप मिसमैचेस और क्रैशेस का खतरा हो सकता है। जबकि मैनेज कोड में एप्लीकेशन क्रैश होने से बच जाती थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल कर लेता था या कोई ना कोई एक्सेप्शन दे देता था, जिसको जो है हम लोग खुद भी ठीक कर सकते थे। उसके बाद आता है सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि अनमैनेज कोड डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए ये पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। अगर कोड में कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं तो मैलिशियस कोड सिस्टम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ठीक है, यानी सिस्टम के साथ इस चीज़ को हम लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी की, तो अनमैनेज कोड जो होता है, जब हम अनमैनेज कोड लिखते हैं तो मैनेज कोड के एज़ कम्पेयर टू द मैनेज कोड क्या होता है कि इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। डेवलपर को लो लेवल डिटेल्स का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, टाइप कन्वर्जन, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको कम्प्लेक्स और एरर प्रोन बना सकता है, यानी एरर फ्री बनाना पड़ता है हमारे डेवलपर्स को। उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अनमैनेज कोड देखें तो अनमैनेज कोड को एज वी नो डैट हम इसको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करते हैं, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो अनमैनेज कोड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है नेटिव कोड, जबकि मैनेज कोड में नेटिव कोड लास्ट पे आता था, लेकिन यहाँ पे नेटिव कोड सबसे पहले आ रहा है। अनमैनेज कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है, जो स्पेसिफिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर जैसे कि 86 बिट या 64 बिट्स। अगर आप लोग अगर अपने विंडो की बात करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर जो विंडो होती है 84 या 64 बिट होती है, ठीक है, ये जो विंडोज सिस्टम होते हैं ये बेसिकली हमारा जो अनमैनेज कोड होता है ये हमारी विंडोज़ को बनाते हैं। हमारे जितने भी विंडोज़ होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ना, हमारा अनमैनेज कोड का यूज़ करते हैं, हम इसको बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करता है, इसमें किसी भी रन टाइम एनवायरनमेंट को इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसके दाखिले की ज़रूरत नहीं होती है। अनमैनेज कोड में पॉइंटर्स को एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, जो मेमोरी एड्रेसेस को डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है। पॉइंटर हाई परफॉर्मेंस और रिसोर्सेज इंटेंसिव टास्क के लिए ज़रूरी होते हैं, मगर इनका गलत यूज़ सिक्योरिटी रिस्क और बग्स क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमारा मैनेज कोड अनमैनेज कोड से बेटर होता है। उसके बाद मैनुअली मेमोरी, यानी मेमोरी अगर हमें एलोकेट करनी है या डी एलोकेट करनी है तो हमें उसको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। सब कुछ डेवलपर जो होता है वो केयरफुली करता है, अदरवाइज़ हमारे सिस्टम में क्रैशेस आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर एक एग्जांपल देखें तो ये हमारी अनमैनेज कोड की एग्जांपल है, ये C++ के कोड के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, यानी हमारा जो C++ होता है वो हमारा अनमैनेज कोड होता है, इसमें हमने पॉइंटर्स का यूज़ किया हुआ है, डायनामिकली हमने मेमोरी एलोकेट की हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंटर को सेट किया हुआ है कि तुमने जो इंटीजर के अंदर जो वैल्यू स्टोर करानी है वो इस पॉइंटर पे आकर वैल्यू सेट की हुई है, तुमने 10 वैल्यू स्टोर करानी है। उसके बाद हमने इसका आउटपुट शो कराना है, और फिर हमने क्या करना है, जब हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, इसके अंदर चीज़ कर दी, इसका यूज़ कर लिया, बाद में हमने डिलीट P कर दिया, यानी कि तुम इस मेमोरी को अब डी एलोकेट कर दो। डी एलोकेट का करने का मतलब होता है कि हमने यहाँ से इस चीज़ को अब डिलीट कर दिया है। तो ये था मैनेज कोड और अनमैनेज कोड, इसमें थोड़ा डिफरेंस हमने देखा। अनमैनेज कोड को डिस्क्राइब करते करते मैंने आपको आप मैनेज कोड को दोबारा से रिवाइज करा दिया, तो ऑल्सो आपको मैनेज कोड अनमैनेज कोड की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग .NET का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट .NET असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।